अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम पढ़ रहे हैं फिज़िक्स बी कोर्स और इसका पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। तो इसका आज टॉपिक पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। ये चैप्टर ऑसिलेशंस के बारे में है और इसमें हम पढ़ेंगे हार्मोनिक ऑसिलेशंस। तो सबसे पहले इसमें जो डेफिनेशन है वो है ऑसिलेशन की, कि एक ऑसिलेशन क्या होता है। उससे पहले हम पढ़ेंगे ऑसिलेटरी मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन जो किसी फिक्स पॉइंट के आगे पीछे हो रही हो, ऐसी मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल इस फिगर में देखें, ये पेंडुलम है, ठीक है। ये ऑसिलेट हो रहा है अपनी मीन पोजीशन, ये इसका मीन पोजीशन है और लेफ्ट और राइट हो रहा है, तो इसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसी तरह मास स्प्रिंग सिस्टम या और कोई भी चीज जो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट हो रही हो तो उसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसके बाद जो पहली डेफिनेशन है वो है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कितना होगा, एक कंप्लीट चक्कर को ऑसिलेशन कहते हैं। इस फिगर में देखें, जब पेंडुलम यहां से इस तरफ जाता है और फिर वापस इस तरफ आता है तो इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन है हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो जो बॉडी अपने सेम पाथ के ऊपर मूव हो रही हो मीन पोजीशन के आगे पीछे, उसको हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। इसकी एग्जांपल है स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है, या सिंपल पेंडुलम या और फिजिकल पेंडुलम वगैरह। तो ये मास स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये भी अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे ऑसिलेट होती रहती है, तो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाएगा। अगली डेफिनेशन है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आपने पिछली क्लासों में भी किया हुआ है कि किसी भी स्प्रिंग में एक्सटेंशन पैदा करें या कंप्रेशन, ठीक है, और फोर्स लगाकर, तो वो एक्सटेंशन यानी लंबाई में जो इजाफा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स की, यानी जो फोर्स आपने लगाई है, लेकिन स्प्रिंग की लचक के अंदर रहते हुए। ये फर्ज करें स्प्रिंग है, ठीक है, और यहाँ इस पर हमने, ये इसकी मीन पोजीशन है, इस पर हमने फोर्स लगाई, इसको यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया। फोर्स की वैल्यू F है, तो जितना फोर्स लगेगी उतना डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा, इसलिए हम लिखेंगे कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। आप इसको इस फिगर से भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये फोर्स लग रही है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन स्प्रिंग की लचक के हद के अंदर रहते हुए, विद इन इलास्टिक लिमिट। ऐसा ना हो कि स्प्रिंग ही टूट जाए, इतनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग टूट जाए। इसमें हम F प्रोपोर्शनल टू X लिखेंगे और फिर लिखेंगे कांस्टेंट K, और जो K कांस्टेंट है वो स्प्रिंग की नेचर पे डिपेंड करता है। सॉफ्ट के लिए इसकी वैल्यू कम होती है और हार्ड स्प्रिंग के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इसके बाद अगली डेफिनेशन है रिस्टोरिंग फोर्स। तो वो फोर्स, आप पहले फिगर को देखें, इस फिगर में आप देखें कि ये हमने अप्लाई की हुई है फोर्स एक्सटर्नल, जिसकी वजह से मास यहां तक आ गया है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग वापस इसको ले जाने के लिए लगा रहा है वो रिस्टोरिंग फोर्स कहलाएगी। ये फोर्स मास को वापस इस तरफ लेके जाएगी, तो ऐसी फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। तो ये डेफिनेशन है फोर्स which brings body to its mean position which is equal and opposite to applied force। वो फोर्स जो बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ ले जाना चाहती है और ये फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल और अपोजिट होती है। फिगर में जरा दोबारा देखें, ये है यहाँ पर ये फोर्स जो है ये अप्लाइड फोर्स है जो हमने इस तरफ लगाई हुई है, और ये है रिस्टोरिंग फोर्स। जितनी हम इस तरफ लगाएंगे फोर्स, उतनी ही स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स और ये फोर्स आपस में बराबर होती है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। तो इसलिए हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में जब लिखेंगे, तो अप्लाइड फोर्स kx के इक्वल थी, तो इसको हम लिखेंगे माइनस kx, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, सिर्फ माइनस आ जाएगा यहाँ पे साइन। टाइम पीरियड कहते हैं कि बॉडी जो ऑसिलेट हो रही है वो एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए कितना टाइम लगाती है। ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन, ठीक है, वो टाइम जो एक ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए चाहिए। फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हो रही है, ठीक है, कंप्लीटेड बाय ऑसिलेटिंग बॉडी।
इसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, इसको HZ से लिखते हैं। उसके बाद है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑसिलेट हो रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है किसी भी साइड पे, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा। फिगर में देखें, ये बॉडी ऑसिलेट हो रही है, इसका ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, चाहे इस तरफ ले लें आप, चाहे यहां से इस तरफ ले लें, ये होगा एम्पलीट्यूड। और अब हम 5 ईयर्स शुरू में डेफिनेशंस थी, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन या एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 5 मार्क्स का पेपर में आया हुआ है काफ़ी दफ़ा। तो इसमें हमने फाइंड करना है, डिफाइन करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, ठीक है। और इसमें हमने फाइंड करनी है इसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। कौन सी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी? ऐसी मोशन जिसमें बॉडी का एक्सेलरेशन जो उसमें पैदा हो रहा है ऑसिलेशन के दौरान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, और उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ हो या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो। तो ऐसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, और माइनस का मतलब है कि ए की डायरेक्शन एक्स के अपोजिट है या मीन पोजीशन की तरफ है। और जो इस मोशन को फॉलो कर रहा होता है उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आइए अब फिगर में देखते हैं कि ये मोशन कौन सी मोशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। फर्स्ट करिए ब्लॉक है जो स्प्रिंग के साथ अटैच है, इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है और एक्सेलरेशन भी है। इसको हमने यहाँ पर आकर छोड़ दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। अब देखें इसका एक्सेलरेशन भी चेक करें, एक्सेलरेशन इस तरफ है लेफ्ट साइड की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट राइट साइड की तरफ है। अब देखें ब्लॉक जैसे जैसे मूव होगा, ये जब हम छोड़ेंगे तो ब्लॉक मीन पोजीशन की तरफ जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो अब जब ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मीन पोजीशन की तरफ जाएगा तो ये देखें ये मीन पोजीशन पर पहुंच गया, लेकिन स्पीड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ रुकेगा नहीं और ये आगे चला जाएगा। जैसे ही आगे जाएगा अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ हो गई है, तो आप देखें कि एक्सेलरेशन इस तरफ हो गया और रिस्टोरिंग फोर्स भी इस तरफ, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इसको यहाँ लाना चाहती है इस जगह पर, तो वो रिवर्स हो जाएगी और ये ब्लॉक रुकते रुकते बी पॉइंट तक चला जाएगा। उसके बाद ये वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा और मीन पोजीशन पर पहुंचने पर स्पीड ज़्यादा होगी, रुक नहीं पाएगा, आगे निकल जाएगा, लेकिन फिर रिस्टोरिंग फोर्सेस को रोकने के लिए रिवर्स हो जाएगी और दोबारा रुकते रुकते ए तक चला जाएगा। इस तरह ये और ब्लॉक जो है ए और बी के दरमियान ऑसिलेट करता रहेगा। और आप सारे पॉइंट्स पर देखें कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो हर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो इसकी इस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। अब हम इसकी बाकी चीज़ें फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट करें इसको लिखेंगे कि कंसीडर बॉडी ऑफ मास m oscillates between positions a and a prime about mean position o। तो फर्ज करें हम स्टार्ट में इस पर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं kx, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ है थ्रू डिस्टेंस x फ्रॉम मीन पोजीशन। देन रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी, जितनी अप्लाइड फोर्स है उसके साथ हमने माइनस लगा देना है, ये होगी रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर्स इन द स्प्रिंग एंड स्टोर्स इन द स्प्रिंग एंड एक्ट्स इन द ऑन द बॉडी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा वो न्यूटन सेकंड लॉ से फाइंड करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ है F इक्वल्स टू ma, तो a की जगह हम पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसको इक्वेशन 2 कर दें। अब हम इस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन है 2, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। तो हमने यहाँ कंपेयर किया, लिखा कि 1 में है, हमने पढ़ा हुआ है माइनस के एक्स और ये माइनस के एक्स है, और 2 में हमने पढ़ा है m डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसमें m को दूसरी तरफ हमने डिवाइड कर दिया और डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हमने लिख दिया सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि हमने dx और dt की जगह v लिख दिया तो dv और dt हो जाएगा। अब दोनों साइड्स को हम dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी।
इनको हमने रीअरेंज कर लिया, जगह चेंज कर दी थोड़ी सी, और फिर हमने इसको ये जो रकम बन गई है इसको v पुट कर दिया वेलोसिटी के बराबर, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड में, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर आ जाएगा v²/2 और इधर आ जाएगा k और m कांस्टेंट है, माइनस k और m वैसे ही रह जाएगा, x की जगह आ जाएगा x²/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस क्या है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है लेकिन वेलोसिटी 0 होती है। तो इस फिगर में देखें, फर्ज करें ब्लॉक यहां से यहां तक आ गया है, अब इसने वापस जाना है, ठीक है। तो इस जगह पर ब्लॉक की वेलोसिटी होगी 0, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट होगा xm, ठीक है। तो इनिशियल लिमिट हम लेंगे वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट xm, और ठीक है, और इसको हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशन। तो हम ये वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट करें, हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि x=xm एंड v=0। जब पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन थी वो कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगा, 1/2kxm² प्लस c हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगी ये c की वैल्यू। अब ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें 1/2 कैंसिल हो जाएगा और v की वैल्यू निकालनी है, हमने इसमें k और m कॉमन ले लिया है, और ये जो नेगेटिव साइन है इसकी वजह से ये रकम बाद में लिख लेंगे और xm पहले लिखेंगे। तो ब्रैकेट में लिखेंगे xm² माइनस x², उसके बाद अंडर रूट लेंगे दोनों साइड्स में, ठीक है, और ये k और m अंडर रूट को हम पुट कर देंगे ओमेगा। तो इस स्टेप के बाद आपने डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाना है यहाँ। तो हमने वो सारी इक्वेशन दोबारा लिखनी है, लेकिन हमने उसमें ये जो k ओवर m अंडर रूट है उसकी जगह हम ओमेगा लिख देंगे। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम वेलोसिटी वाली इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। ये जो इक्वेशन है v=ω, इसको दोबारा लिखेंगे, और लेकिन इसमें हम v की जगह लिख देंगे dx/dt। बाकी जो k और m अंडर रूट है और xm वो वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, ये अब हम यहाँ इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो dx को इसी तरफ रखेंगे, dt को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो x का फंक्शन है इसको इधर लाके डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से आप इंटीग्रेशन करें तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन साइन इनवर्स आएगी, लेकिन अगर हम यहाँ भी माइनस डाल दें और यहाँ भी माइनस डाल दें तो ये जो माइनस वाली रकम ये कॉज इनवर्स बन जाएगी। तो आप साइन इनवर्स भी लिख सकते हैं बगैर माइनस के, और अगर माइनस डाल के लिखेंगे तो कॉज, दोनों ठीक है, दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो माइनस यहाँ आ गया है इसको हम इस तरफ ले आएंगे। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन के साथ इसमें सिर्फ t आ जाएगा, साथ k और m कांस्टेंट है, और फाई जो है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने लिमिट्स नहीं लगाई तो फिर कांस्टेंट आएगा। और फिर कॉस को इस तरफ ले आए, ठीक है, और कॉस अंदर माइनस है तो ये इवन फंक्शन होता है, कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, इसलिए ये माइनस खत्म हो जाएगा। और ये वही रकम है जिसको हमने पहले भी ओमेगा पुट किया था, तो यहाँ दोबारा हम इसको ओमेगा पुट कर देंगे k और m अंडर रूट को। इस तरह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई। अगर हम इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें तो दोबारा वेलोसिटी आ सकती है हमारे पास। कैसे लेंगे डेरिवेटिव? xm कांस्टेंट है, ठीक है, और कॉस का जाएगा माइनस साइन, हमने यहाँ माइनस लगा दिया, और एंगल जो आगे है उसका ओमेगा आ जाएगा तो वो साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा xm साइन ओमेगा t प्लस फाई। और दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, उसमें ओमेगा भी वैसे का वैसे, xm साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा, और एंगल का डेरिवेटिव फिर ओमेगा, तो यहाँ स्केयर हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर xm कॉस ओमेगा t प्लस फाई। अच्छा, इस इक्वेशन में अगर हम ये जो कॉस की वैल्यू है x की वैल्यू है ये अगर यहाँ लिख दें, मतलब इसमें ये जो रकम है ना xm कॉस ओमेगा t प्लस फाई, ये यहाँ
x के बराबर है, ठीक है, इस इक्वेशन में ये x के बराबर है, तो यहाँ हम x लिखेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ओमेगा कांस्टेंट है तो इसको हम लिखेंगे तो ये दोबारा प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी वो चीज़ दोबारा हमने वही इक्वेशन ड्राइव कर ली जो हमने स्टार्ट में की थी। अच्छा, उसके बाद हम इसमें हम लिखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है, इसलिए ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा है। उसके बाद एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम जो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, इसमें कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 आनी चाहिए, तो वो आएगी 0 एंगल पर या n पाई पर। तो अगर इसमें cos 1 पुट कर दें तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, या +1 या -1। तो प्लस XM का मतलब है डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे, और -XM का मतलब है मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड पे। तो ये एम्पलीट्यूड आ गया। इसके बाद टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड कहते हैं कि वो टाइम जो एक ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि T इक्वल होता है 2π/ω। तो इस ऑसिलेटर में हमने बार बार ओमेगा पुट किया था एक K/m√, को, तो वो जो K/m√, है वो इसकी जगह पुट कर देंगे, तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा T इक्वल्स टू 2πm/K√। और यहाँ से ये पता चला कि जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड कर रहा है और स्प्रिंग कांस्टेंट पे, ये जो है ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। यह हमने लिख दिया कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट के पे डिपेंड कर रहा है और मास पे, और इंडिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड। इसके बाद फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 1 सेकेंड। ये टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, इसलिए हम जो टाइम पीरियड की इक्वेशन है वो यहाँ लिख देंगे 1/समथिंग सारा लिख देंगे, और ये हो जाएगा 1/2π/K/m²। और आखिर में अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो इसको 2π से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही K/m² दोबारा आ जाएगा, लेकिन इसकी करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ फ्रीक्वेंसी तक कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। तो चले, यहाँ तक टॉपिक था, यह कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक जो है वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे।